नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत। दर्शकों, मुलाकातें कभी भी आम नहीं हुआ करती। हर मुलाकात अपने आप में बेहद खास होती है और वो मुलाकातें तो बहुत खास होती हैं जो हम आपको अपने इस कार्यक्रम में करवाते हैं। हम आपको हर हफ्ते रूबरू करवाते हैं कुछ ऐसी शख्सियतों से जिन्होंने अपने सपनों को अपने हौसलों की उड़ान से बुलंदियों तक पहुंचाया होता है और वो सभी के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। आज हमने अपने इस कार्यक्रम खास मुलाकात में जिन मेहमान को आमंत्रित किया है उनके बारे में मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि वो एक रंगकर्मी हैं, वो एक अभिनेता हैं, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, वो सीकर हैं, वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से। लिस्ट बहुत लंबी है, इसीलिए मैं चाहूँगी कि मैं आपको उनका नाम बस बता दूँ। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका नाम है आलोक उल्फत। नमस्कार आलोक जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मुग्धा जी बहुत अच्छा बोलती हैं। धन्यवाद अच्छा, सर। इंट्रोडक्शन भी मेरा चढ़ा के दिया तो मुझे हौसला बढ़ गया मेरा। चढ़ा के नहीं दिया सर, आप डिजर्व करते हैं ये चीज़। हाँ। सर जैसा आपका नाम है आलोक जी तो आपकी जर्नी भी बड़ी आलोकमान रही है। तो सबसे पहले तो हम आपकी देहरादून से लेकर मुंबई तक का जो सफ़र है यहीं से हम शुरू करते हैं। मैं बताता हूँ। एक्चुअली जो भी मैं हूँ और जैसे भी हूँ मैं, ये विरासत में मिला मुझे। मेरे पिता और माता जी दोनों बहुत बढ़िया कलाकार थे और वो एजुकेशनिस्ट रहे। नन्ही दुनिया उन्होंने देहरादून में एस्टैब्लिश किया। नन्ही दुनिया बच्चों के लिए बहुत काम करती है। नन्ही दुनिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो 1946 में शुरू हुई थी, तो 75 साल हैं ये। बधाई हो। हाँ, तो इसकी बहुत खुशी है मुझे कि मैं 75वें साल में यहाँ पहुँचा कि दूरदर्शन ने मुझे स्वीकार किया, तो इसकी बड़ी बड़ी खुशी है और वो नन्ही दुनिया की वजह से। दूसरी, मैं आपको और एक और चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ। मैं डीएवी का स्टूडेंट हूँ और 6ठी 7वीं 8वीं से वहाँ से का स्टूडेंट हूँ। फिर मैंने कॉलेज भी वहीं किया और मैंने एमए भी वहीं किया। तो ये एक और तो डीएवी को नमन, क्योंकि लोग कहते हैं अरे सरकारी है या क्या है, ये अच्छा नहीं है, ये नहीं है, लोग अंग्रेजी स्कूल की तरफ जाओ। तो मैं एकदम देसी सरकारी सिंपल ऑनेस्ट प्रोसेस से होकर के यहाँ तक आया हूँ। तो एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब मैं पैदा हुआ था तो तब हिंदुस्तान ऐसा नहीं था जैसा अब है ना। तो मैं जब जैसे जैसे ग्रो कर रहा था, गाड़ियाँ नहीं होती थी इतनी ज़्यादा, रामलीला बहुत होती थी, इक्के बहुत चलते थे, टांगे बहुत चलते थे, मेले बहुत लगते थे, समोसे चाट और ये सब बहुत होता था। तो गांव के कच्चे कुएं गायब, सिगड़ी के वो धुएं गायब, गुल्ली डंडा गुच्चक गायब, पतंग गायब, मांझा गायब हो गए, मीठे झरने लोग चले हैं पानी भरने। तो बिस्लरी तक आ गए हम लोग। तो एग्रेरियन तो नहीं रहे पर अर्बन भी ठीक से नहीं हुए। तो वो एक उसकी वजह से मैं रंगमंच में एंटर करा था। और मैं जब छोटा था क्लास 11 में, तो हिमानी शिवपुरी ने एक वर्कशॉप करी थी यहाँ। मेरे ख्याल से वही एक वर्कशॉप करी थी, उसके बाद तो अब जाके कुछ किया। पर उस वर्कशॉप में मैं जब शामिल हुआ तो मुझे लाइनें मिली और वो लाइनें थी कि इस रूप में युग का संकट हमारे सामने है। संकट का अर्थ है मूल्य को लेकर उठते प्रश्न, प्रश्नों का अर्थ है विचारों की महामारी और महामारी का अर्थ है मनुष्यता से हटता मनुष्य जीवन। और ये खाली लाइनें थी और जैसी आती थी मैं खड़ा होकर के बोलने लगता था। छोटा था बहुत, पर उन लाइनों का मेरे पे इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग पड़ा और मैंने कहा यार, लोगों ने कहा यार तू एक्टर बना, फिल्मों में जाना। तो मैं क्लास 11 में अमिताभ बच्चन के साथ रंग बरसे में काम किया है मैंने। तो उसमें डांस कर रहा हूँ सब लोगों के सामने, छोटा था मैं, रंग बरसे भीगे चुनर वाली। तो मेरे दोस्त अभी भी मुझे होली में जाके देखते हैं उस मुझे कि अरे यार तू वहां दिखता है। पर मैं नहीं कह रहा कि मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि मैंने वो करा, पर वहां से शुरुआत हो गई थी और मैं चाहता तो इस दिशा में जा सकता था। पर मैंने कहा आई वॉन्ट टू यूज आर्ट एंड थिएटर एंड एजुकेशन फॉर सोशल चेंज। तो ये यात्रा मुझे फिर पता नहीं कहाँ ले गई। जी सर, जैसे अभी आपने कहा कि मैं जा सकता था, तो सर आपने रंगमंच ही क्यों चुना? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं रंगमंच ना एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जी सर, वो तो है। खैर उसमें थिएटर एंड अलाइड आर्ट्स बहुत ज़्यादा है ना, उसमें आर्ट्स बहुत है। उसमें आप गाते भी हैं, आप बोलते भी हैं, आप सोचते, संवाद है उसके अंदर, विचार है उसके अंदर, कॉस्ट्यूम है उसके अंदर, मतलब पूरी दुनिया है और जीवन है जी। अब हम हिंदू हैं तो हम लोग बोलते हैं कि भैया हमारा अगला जन्म भी होता है। तो एक ही जीवन में आप कई रोल्स प्ले करते हैं, कई कैरेक्टर्स को प्ले करते हैं और एक ऊर्जा बहुत जबरदस्त मिलती है जब आप एक नाटक करते हैं। मंच पे चढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, आपका दिल धड़कता है।
जी। जब दिल धड़कता है, आपको अपना अनुभव होता है, अपना एहसास होता है। आपको जब अपना एहसास होता है तब आप एक जिम्मेदारी ले सकते हैं। तो रंगमंच एक सशक्त माध्यम है जो मुरझाए हुए लोगों को भी खिला देता है। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने कहा ये रंगमंच, मतलब ये मेरे को पता नहीं था तब, मैं सिर्फ कर रहा था। और सुरेंद्र भंडारी जो थे, जो नहीं रहे अब, अतीक अहमद नहीं रहे अब, ये बहुत सारे लोग थे जो रंगमंच के साथ उस वक्त जुड़े हुए थे। हम छोटे छोटे थे तो इन लोगों के साथ काम करते थे। हिमानी जी के बाद इनके साथ काम किया, टीके अग्रवाल हैं, अपने राम प्रसाद अनुजय, ये सब देहरादून के लोग हैं और बहुत बेहतरीन काम करा इन लोगों ने और हमको दिया। और इन्हीं के साथ काम करते करते फिर यात्रा आगे बढ़ी। पर मेरे पेरेंट्स जो थे वो भी बहुत इंस्पायर करते थे। हमारे खाने के टेबल में रविंद्रनाथ टैगोर, ठाकुर बोलते हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर, श्री अरबिंदो, कृष्णमूर्ति, गांधी जी, अरे इन सब की बातचीत खूब होती थी। तो हम लोग सोचते थे यार ये रविंद्रनाथ ठाकुर कौन है, शांति निकेतन क्या है, ये वहां क्या होता है, वहां पे कैसा रंगमंच होता है, वो कैसा करना चाहते थे और वो क्यों करना चाहते थे। और मेरे फादर बताते बताते रोने लगते थे। जी। तो बहुत हार्ड होता था उनके साथ रहना, बिकॉज इमोशनल प्रहार बहुत रहता था। जी। एक तरफ ये हो रहा था, एक तरफ कोका कोला बिक रही थी, एक तरफ ये अंग्रेजी स्कूलों का मुहिम छिड़ी हुई थी जहां पे हम लोग हिंदी मीडियम वाले कहलाते थे। तो और हमारे को देखने के लिए दूरदर्शन होता था, तो दूरदर्शन में बहुत भोलापन था, बहुत सिंप्लिसिटी थी और हम लोग बड़े खुश होते थे दूरदर्शन देख के। फिर जब मैं विदेश से वापस आया, मैं एक स्कॉलरशिप में गया था विदेश, तो वो वापस आया तो मैंने देखा कि दूरदर्शन के अलावा दूसरे बहुत सारे चैनल आ गए जो दूरदर्शन जैसी सिंप्लिसिटी रखते ही नहीं थे। उससे सोसाइटी अजीब सी चेंज होने लगी। तो तब मैंने कहा यार कि रंगमंच के माध्यम से मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि और मेरी फिर ट्रेनिंग भी वैसी हुई। तो वो सब ट्रेनिंग जुड़ती चली गई। जैसे जैसे हम एमए करने के बाद मैं विदेश चला गया था, एमए अंग्रेजी में। अभी आपने, हाँ, एमए अंग्रेजी की बात हुई तो सर आपने इंग्लिश लिटरेचर से एमए किया है जी। तो लिटरेचर के प्रति जो आपका झुकाव है सर, तो किन लेखकों को पढ़ना आप ज्यादा पसंद करते हैं? मतलब हिंदी के अंग्रेजी वाले? सर दोनों ही। साहित्य तो हाँ, पढ़ने में मजा आता है, बस चाहे ऐसा है कि मैं कोई भी अब तो कुछ भी पढ़ता हूं, पर जो मेरे को जिन्होंने इम्पैक्ट डाला है मेरे मन में, है ना, वो हिंदी राइटर्स जैसे कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्या लिखते हो, मतलब स्मृत नगर में मैं रात दिन चलता हूं और अंत में वहीं पहुंच जाता हूं जहां से चलना शुरू किया था। दरवाजे या तो बंद मिलते हैं, मृत पुतलियों की तरह खुले हुए, हर यात्रा शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाती है। मैं जिस चीज को भी छूता हूं आ के मेरे ऊपर ही गिर पड़ती है और सहारे की हर तलाश मुझे और अकेला छोड़ जाती है स्मृत नगर में। तो बहुत ही आपके अंदर वो चेतना को बहुत जगा देते हैं। कहते हैं ये मरे हुए लोग हैं, इन्हीं से मैं लड़ रहा हूं, भिड़ रहा हूं, इन्हीं से गालियां दे रहा हूं, उनके साथ रो रहा हूं, ये मतलब क्यों नहीं जग रहे। और उधर टैगोर बोल रहे हैं, ठाकुर साहब बोल रहे हैं कि एकला चलो रे, इधर नागार्जुन बोल रहे हैं कि 4 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खा के 1 मर गया बाकी रह गए 4 पूत भारत माता के चारों चतुर प्रवीण, देश निकाला मिला 1 को बाकी रह गए 3 पूत भारत माता के लड़ने लग गए वो, और 1 चिपक गया गद्दी से बाकी रह गए 2, और 2 पूत भारत माता के पता नहीं क्या क्या पुरानी टेक, और बच गया 1, और 1 पूत भारत माता का कंधे पे था झंडा, पुलिस पकड़ के जेल ले गई, बाकी रह गया अंडा। तो नागार्जुन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज वो चेतना को जगाते हैं। फिर क्या कहते हैं अपना, ऑफकोर्स आपकी रामायण हुई, आपकी महाभारत हुई, मतलब फिनोमिनल काम है। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम को तो पढ़ के कितना रोया मैं। तो ये जो राइटर्स हैं ये एंडलेस है। पर अभी रिसेंट राइटर्स के अंदर अपने पीयूष मिश्रा, अरे क्या बात है पीयूष मिश्रा की, है ना, स्वानंद किरकिरे, ये मेरे दोस्त हैं ये लोग। पीयूष तो बड़े भाई हैं, तो ये बहुत बढ़िया राइटर्स हैं। एक हमारे शर्मा जी हैं यहाँ के देहरादून के, जो सोया सो खोए रे, जागा सो पाए रे, जीता वही दाव जिसने लगाया रे। मैं भी बहुत लिखता हूँ, मेरी अपनी कविताएं बहुत हैं। चलो चलें संग बहें, जैसे हवा चले, जैसे नदी बहे, जैसे तारे चमके, जैसे चांद बढ़े, जैसे धूप बन के फूल खिले, चलो चले। वाह क्या बात है। हाँ। सर चलिए आपके शब्द भी सुनने को मिले हमें। सर जैसे बात हो रही थी अभी साहित्य का, तो खैर समाज पर बहुत प्रभाव है और साहित्य का आप पर भी मैं देख रही हूँ कि आप भावनात्मक रूप से साहित्य से काफी जुड़े हुए। तो सर जब भावनात्मक रूप से जुड़ने की बात आती है तो जैसे अभी आपने नन्ही दुनिया की बात की कि आप बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो आज का जो ये हमारा समाज है सर, और इसमें जैसा सिस्टम है जैसे स्कूलों का है, तो आप रंगमंच से जुड़े हैं, आप चाहते हैं कि
हर कोई अपनी ज़िंदगी को बहुत एक्सप्लोर करे, बहुत नया नया कुछ अपनी ज़िंदगी से सीखे। तो बच्चों के लिए आपको क्या लगता है कि आप क्या क्या करना चाहते हैं उनके? मेरे ख्याल से बच्चों के लिए ही करना चाहिए, उन्हीं के लिए जीना चाहिए, उन्हीं के लिए मरना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन उदय भविष्य वही है। बच्चों के लिए कुछ हो नहीं रहा, और जो हो रहा है बहुत कम हो रहा है। अभी क्या है कि बच्चे बेचारे टेलीविजन में इसलिए चीजों को देख रहे हैं क्योंकि पड़ोस में कुछ नहीं हो रहा, मोहल्ले में कुछ नहीं हो रहा। पहले शादियां होती थी, हमारे जमाने में जब शादियां होती थी तो मोहल्ले में होती थी शादी, बारात मोहल्ले में आती थी, तो सब पड़ोसी को एक दूसरे की इज्जत करनी पड़ती थी। अगर नहीं तो फिर लड़की के कहां रहेंगे लोग, तो हर घर में एक कोई परिवार रहता था, तो किसी की चप्पल खो गई, किसका, तो बहुत ही मतलब इतना सिंपल था। चप्पल का मैंने मेंशन इसलिए कि बिना चप्पल के तो चलता नहीं आदमी, तो मेरी चप्पल कहां गई, तो पूरा मोहल्ला चप्पल ढूंढ रहा है मौसी जी की। क्या कहानी बनती है। उसी के बीच में कॉरिडोर में एक लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, बोलना इसकी तो शादी हो रही है, हमारा क्या होगा। आप समझ रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीजें थी, ये सब डायसेक्ट हो गई, मैरिज पॉइंट्स आ गए। ये आपने सोसाइटी ने लाइफ को रिमूव कर दिया, प्रिटेंशियस की तरफ। इतना पैसा वेस्ट हो रहा है, क्या जरूरत है उसकी। जी, हर चीज में बिजनेस है सर, व्यापार आ गया। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये चीजें जो रिमूव हुई बिकॉज हमने वैल्यूज चेंज कर दी बच्चों में। अब बच्चों को कहते हैं भला उसकी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद क्यों, अरे क्या हो गया, पीली कमीज में क्या दिक्कत है। हमने बच्चों को सबसे पहले आर्ट और एजुकेशन कैन नॉट बी सेपरेट, नो एजुकेशन विदाउट आर्ट। रविंद्रनाथ टैगोर हाथ जोड़ जोड़ के बोलते रहे जीवन भर। श्री अरविंदो ने बोला, गांधी जी ने बोला वोकेशनल ट्रेनिंग करो, आर्ट करो, म्यूजिक करो। आप बताओ सारी दुनिया के अंदर जो रेवोल्यूशन हुए गाना गा के हुआ है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, तो गांधी जी के जो गाने हैं ये गाया करते थे लोग। अभी भी इनकी कीर्तन होते हैं, अभी भी भक्ति होती है। हरे कृष्णा हरे राम, 71 की एज में वो गए अमेरिका, प्रभुपाद, और उसके बाद 10 साल के अंदर उन्होंने हरे कृष्णा हरे राम इतना बड़ा मिशन खड़ा कर दिया। तो ये म्यूजिक में बहुत ताकत है, आर्ट में बहुत ताकत है। अब ये रास लीला, कृष्ण लीला, अपनी राम लीला, ये लीलाएं होती थी, कहानियां होती, कथाएं होती थी, है ना। अभी कितनी हमारे पूरे गढ़वाल के अंदर कथाएं 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 माँ बाप के साथ। मेरा एक दोस्त है अरविंद पांडे, वो बताता है मुझे कि जब वो 4 साल का भी नहीं था, 3-4 साल का था, माँ 4 बजे उठ जाती थी और दूध निकालती थी, वो साथ साथ में घूमता था और कहानियां सुनता था, गीत सुनता था। ये स्कूल नहीं सिखा सकता, ये माँ उनकी बेचारी जो पढ़ी लिखी नहीं थी ज्यादा, वो उनको बताती थी, उनसे वो सीखता था। कहने का ये मतलब है आज वही लड़का देहरादून का वो हेड करता है सुभाष घई के एक्टिंग स्कूल को। तो ये ऐसा नहीं है कि आप पीएचडी करके कहीं से आएंगे तो तब जाके आप संस्कार लेकर चलें। तो आर्ट जो है वो संस्कार देता है। हमारा जो समाज है, हमारी जो परिवार है, वो हमारी पाठशाला है। हमारे दादा, हमारी नानी एक लाइब्रेरी है। अगर हम इन सब चीज़ों को समझ सकें, जो वैल्यूज़ हैं आप कहते हैं वो। अच्छा, ये जैसे सर की थिएटर की जिसे आप बात कर रहे हैं कि तो देहरादून में जो है वो थिएटर का कैसा भविष्य आप देखते हैं? आपको क्या लगता है कि बहुत बड़ा भविष्य है, बहुत अच्छा भविष्य है। हम इस तरफ ना अभी अटेंशन गई नहीं है, क्यों अभी नया स्टेट है तो अभी अटेंशन गई नहीं है। मेरे को लगता है, देखिए मैंने एक छोटा सा केंद्र बनाया अविकल स्टूडियो, वो डालनवाला में वो चलता है। उसमें एक छोटा सा थिएटर हाउस है, उसमें थोड़ी सी लाइटें हैं, उसमें 40 लोग एक बार शो देखने आते हैं। 100 रुपए का अनुदान देते हैं, टिकट तो होता नहीं है, वो 100 रुपए दे देते हैं। वो 100 रुपए से बंद समोसे चाय आते हैं, लोग खा लेते हैं, जो बच जाते हैं एक्टर को दे देते हैं। वहां पे साल में 5, 10, 12 शो हो ही जाते हैं। अभी कोविड की वजह से नहीं हो रहे, बहुत शोज हुए हैं यहाँ पे। अपने नेगी हैं, उन्होंने जो अभी बेल बॉटम में भी आ रहे हैं, और वो मतलब इन्होंने शोज करे हैं वहां पर। दूसरे लोगों ने शोज करे हैं, नितिन बंसल ने शोज करे हैं, कोचर है उसने शोज करे हैं, और क्या कहते हैं वहां पे अपना हिमाचली और गढ़वाली गीतों का भी सिलसिला रहा है। छोटे छोटे बैंड्स आके प्रैक्टिस करते हैं, कहानियां करते हैं। मेरे मन में दूरदर्शन के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि कृपा करके एक बहुत बड़ा कल्चरल सेंटर दूरदर्शन के माध्यम से या गवर्नमेंट के माध्यम से, अभी हमारे नए मुख्यमंत्री हैं, बहुत यूथ में बहुत इंटरेस्टेड है वो, तो उनके के थ्रू एक बहुत बड़ा एक कल्चरल सेंटर बने। मैं उसके अंदर बिल्कुल काम करूंगा मन लगा के, और लोगों को जोड़ूंगा। बहुत बड़ा केंद्र बनना चाहिए हमारे पहाड़ों के लिए। अगर कल्चरल, देखिए अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो कल्चर नहीं बनेगी। कल्चर पहले आने चाहिए।
सभ्यता पहले आनी चाहिए, माँ पहले आनी चाहिए, बुजुर्ग के आंसू पहले आने चाहिए, एक छोटे बच्चे के हाथ छोटे छोटे हाथ में आने चाहिए। वो कल्चर को लेके चलेंगे, हमारे खेत, हमारी कल्चर, हमारी कहानियां, हमारे गीत, हमारा खाना, हमारी दवाइयां, हमारी औषधियां, हमारा आयुर्वेद, हमारा योगा, ये सबको ताकत देगा वो कल्चरल सेंटर। सही बात है सर। तो वो कल्चरल सेंटर को बनना, क्योंकि अगर आपका माध्यम नहीं होता तो आज मैं यहां नहीं बैठा होता। कितना अच्छा आपका ये दूरदर्शन का सेंटर बन गया। तो ऐसी सेंटर रंगमंच का होना चाहिए, और उसके अंदर खाली रंगमंच नहीं होना चाहिए, उसमें रंगमंच होना चाहिए, कुटीर उद्योग होना चाहिए। जैसे दिल्ली हाट है, उससे सब चीजों, उनसे इतना ना इंस्पिरेशन है भारत का, उसे लेकर के हमें एक आइडियल एक सेंटर जी सर, ये सब चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ती हैं, और जब व्यक्ति व्यक्ति से जुड़ेगा तो समाज में कड़ी बनेगी, तो कड़ी बनेगी तो स्वाभाविक है कि समाज एक साथ रहेगा। जैसे अभी बात हुई रंगमंच के बारे में, तो सर जैसे आप वर्कशॉप्स करते हैं, है ना, तो आपके वर्कशॉप्स में आप क्या नया करने की कोशिश करते हैं और आपका फोकस किन चीजों पर रहता है उन वर्कशॉप्स में? मैं जब बंबई गया तो मैं बड़ा संक्षिप्त में बता देता हूं। मैं जब नया बंबई गया था तो मैं स्लम्स में काम करने गया था, और फिर वहां से काम करते करते कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ काम करने लगा। फिर वो करते करते मैं वर्कशॉप्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स ने कहा सर हमको एक्टिंग सिखा दो, तो मैं एक्टिंग सिखाने लगा। वो करने लगा तो रवि बासवानी से मेरी मुलाकात हुई। रवि बासवानी पकड़ के मुझे नसीरुद्दीन शाह जी के पास ले गए। उन्होंने कहा जाकर के फिल्म इंस्टीट्यूट में जाकर के काम करो। तो वो एक यात्रा है, और वो उस यात्रा के अंदर मैंने जो कुछ सीखा, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने सीखी कि एक्टर जो है वो फिजिकल बॉडी नहीं है। 89 to 90% का अंदाजा है मेरा, एक्टर दिखता ही नहीं है, वो सब भीतर है। वो मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इंट्यूटिव, प्रज्ञा जैसे बोलते हैं, वो सब भीतर है। और वो भीतर अगर अच्छा नहीं है तो बाहर कुछ नहीं अच्छा होगा। तो मैंने फिर जो बेचारे कमजोर एक्टर्स हैं, देखिए जो बने बनाए एक्टर्स होते हैं, कुछ तो बने बनाए हैं ना, उनका गुण बने हुए हैं तो वो ठीक है, पर जो बेचारे कमजोर एक्टर्स हैं, जो शक्ल जिनकी बहुत अच्छी नहीं है, जो शक्ल अच्छी बुरी का मेरा मतलब ये है कि जैसा समाज ने एक डिजाइन बनाया स्क्रीन में जो प्रेजेंस का जो एक क्राइटेरिया सेट कर दिया है, एक क्राइटेरिया सेट कर दिया है। जैसे मनोज जब भी बात करते कहते यार मैं तो बहुत अच्छा नहीं दिखता था, इरफान कहते मैं तो बहुत अच्छा नहीं दिखता, नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते मैं तो बहुत अच्छा नहीं दिखता। बहुत सुंदर दिखते हैं वो तीनों के तीनों, मगर उनका हौसला, ये जो कहते हैं ना कि लड़की का रंग काला है उसे गोरा कर दो, है ना, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तुम्हारी घड़ी का टाइम क्या बताता है, सब गुलामों वाली जो परंपराएं हैं। क्योंकि हमारे पास अंग्रेज राज कर गए, हमने सोचा कि वो जो बता रहे हैं वो सही है। और ये जो अंग्रेजी मीडियम के जितने भी स्कूल हैं, उनमें से बहुत सारे स्कूल, सारे नहीं, बहुत सारे स्कूल इन मान्यताओं को बढ़ावा देते थे। आप देखो जो स्कूल के अंदर एक मजबूत बच्चा, गोरा सा बच्चा, ताकतवर बच्चा, उसको आगे मंच पे खड़ा करते हैं। उस कमजोर बच्चे को क्यों नहीं लाते, जिसको लाते हुए वो डर लगता है, जो लाइन भूल जाएगा, जो घबराएगा, शायद रोने लगे, सुसु कर देगा, डर जाएगा वो, उसको आगे नहीं लाते। तो मैंने कहा यार ये नहीं होगा। एक लड़की भोली भाली सी, नटखट नाजुक, थोड़ी काली सी, चेहरा उसका जादू भरा था, आंखों में कैसा नशा था, लगती कैसी प्यारी प्यारी सी। तो मैंने कहा यार ये काला क्या है, ये कमजोर क्या है, ये गरीब क्या है। अगर गरीबी से आपको प्रॉब्लम है, गांधी गरीब थे, जीसस क्राइस्ट गरीब थे, मोहम्मद गरीब थे, सब गरीबी तो थे। जी सर, मतलब तो मैं ये कह रहा हूं गरीबी से नहीं डरना है, मानसिक गरीबी से डरना है। रंग जो है वो एक्सटर्नल चीज है। पर मनोज बाजपेयी अभी ही गॉट क्या है, फैमिली मैन के लिए ही गॉट हिज फिल्म फेयर, और वो कह रहे हैं कि मैंने ये बहुत बड़े, और मेरे मनोज मेरे दोस्त हैं, कितना हार्ड वर्क करके वो वहां आए हैं। ये तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक्टर्स को पढ़ना लिखना नहीं होता, उसके जुगाड़ होते हैं, उसके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं होता है। एक्टर हैज टू एजुकेट हिमसेल्फ। जी सर, जैसे एक्टर के और एजुकेशन की बात हो रही, तो सर हम आपके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD की जर्नी के बारे में भी जानना चाहेंगे कि जैसे आपने FTTI पुणे के साथ भी काम किया है, आपने NSD के साथ भी काम किया है। जी, तो जैसे वहाँ पे आप स्टूडेंट सिलेक्शन कमेटी के भी हिस्सा रहे हैं आप, तो सर वो डिजाइन ही मैंने किया था। पर मैं पहले NSD का तुरंत बता देता हूँ। मैं जब यूरोप से आया ना, जी, मेरे 16-17 साल यूरोप के बीच में मेरी जर्नी रही है, और मैंने वहाँ पे शेक्सपियर की जो कंपनी की जो वॉइस एंड स्पीच की टीचर सिसली बैरी, वो मेरी टीचर रही हैं। डॉन लैंगमैन मेरी टीचर रही है। एरिक नोर्लिन मेरे टीचर रहे, ईवर हेक्सर मेरे टीचर रहे हैं। ये सब लोगों ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है मेरी सोच में और मेरे टैलेंट पे काम करने के लिए। पर इस सारी चीज़ों को लेकर के जब मैं आया, तो मैं एयरपोर्ट पे आया, तो मेरी एक दोस्त है अलका, उसने मेरे को छोटा सा कागज़ दिया। उसने कहा देखो NSD में नौकरी निकली है,
और मैं सोच रहा था क्या करूंगा हिंदुस्तान आके, क्या करूंगा मैं हिंदुस्तान आके, क्योंकि मैं बहुत बड़ा काम छोड़ के आया था, मैं बहुत सुख में रह रहा था वो सब। मैंने कहा नहीं यार, मैंने सलाम बॉम्बे पिक्चर देखी, मैं रो रो के मर गया उसमें। मैंने कहा मेरा देश गरीबी में मर रहा है और मैं मजे कर रहा हूं। और मैंने कहा नहीं, मैं जा रहा हूं उत्तराखंड। उत्तरांचल था तब, उत्तराखंड भी नहीं था, उत्तराखंड में, देहरादून जा रहा हूं। मैं आया और मेरे को उन्होंने दिया कि एनएसडी में नौकरी है। मैंने वो अप्लाई किया उसके लिए, बहुत बड़ा इंटरव्यू हुआ 5-6 दिन का और मुझे ले लिया उन्होंने। उसमें थिएटर इन एजुकेशन कंपनी मैंने ज्वाइन करी कि थिएटर इन एजुकेशन, बच्चों को थिएटर से कैसे सिखाएं, थिएटर एंड अलाइड आर्ट्स। तो उसमें साल भर मेरे साथ रहे और मुकेश छाबड़ा और ये सब स्टूडेंट्स होते थे उस वक्त। ये अपना सनन किरकिरे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये सब स्टूडेंट होते थे, अपना आशुतोष राणा। तो इन लोगों के साथ मुझे सीखने को मिला, क्योंकि ये बिल्कुल देसी लोग थे और मैं विदेश से आया था। मेरे को पीयूष मिश्रा ने बहुत इंस्पायर किया, वो कविताएं उनकी मैं सुनता था। एनके शर्मा हैं, उनसे मैं बहुत सीखता था। उस वक्त अपनी कीर्ति जैन डायरेक्टर थी एनएसडी की, वो बहुत प्यार करती थी, बहुत सिखाती थी। बैरी जॉन थे वहां पर, तो लोगों ने खूब प्यार किया मुझे, तो मुझे बहुत मजा आया। मैंने कहा यार रंगमंच अच्छी जगह है ना, बढ़िया। मंडिया हाउस में रह करके खूब थिएटर देखा और वहां पे 5-6 क्या कहते हैं ऑडिटोरियम्स हैं, उसमें खूब सीखने को मिला। तो वो सब सीखने के बाद एनएसडी से मैंने कहा यार अभी इतना सब कुछ हो गया है, तो मैंने कहा अब और नहीं करूंगा। तो 1 साल बाद मैंने छोड़ दिया एनएसडी और फिर मैं फिल्म इंस्टीट्यूट की तरफ गया। जी सर, तो जैसे प्लेज की भी बात हो रही थी, तो जैसे जो हमारे प्लेज होते हैं वो हमारी ज़िंदगी से बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। तो कोई ऐसे प्ले हैं जो आपको लगता है आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया उसने? एक्चुअली मुझे ना हर प्ले कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ छोड़ देता है। जो प्ले मैंने बनाए हैं उसमें मैंने एक पृथ्वी बनाया था, और पृथ्वी जो बाद में ऐसी कच्चा पक्का शुरू हुआ, उसमें मैंने कहा मैं लाइट्स भी यूज नहीं करूंगा, मैं कुल्हड़ के अंदर मोमबत्तियां जला करके उस शो को करता था। और पृथ्वी से इतनी जबरदस्त पहचान बनी, वो शशि कपूर जी ने बैठ के देखा था, मेरे सर पे हाथ रखा, उन्होंने कहा बेटा तू डायरेक्टर है। उसके अंदर मैंने जो लेखन भी मेरा ही था, संगीत भी मेरा ही था। बहुत लोगों की मदद तो करते थे मुझे, लेकिन मगर करता मैं ही था, क्योंकि वो शुरुआत थी ना, तो कुछ था नहीं, तो लोग कोई शुरू में नहीं मदद करते। एक चीज जो मेरे शो देख रहे हैं, खड्डा आप ही को खोदना पड़ेगा, सड़क आपको ही बनानी पड़ेगी। जब महल बन जाएगा तब आते हैं लोग। तो इसलिए जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं प्लीज करते रहिए, है ना। तो पृथ्वी के अंदर मैंने लिखा कि हे अखंड के जन्मदाता है, अद्वैत है विधाता है, सूर्यधारी सृष्टि के सृजन करने वाले, तूने हमारा निर्माण क्यों किया? क्यों दी तूने हमें भूख प्यासा शरीर, थके हुए पैर और बेजान बाहें? क्यों दिया स्पंदन करता हृदय, घटती बढ़ती सांसें और विचलित मन? तो ये बहुत लंबी स्पीच है। तो ये सारे बच्चे 40 में कोरस में बोलते थे, रोंगटे खड़े हो जाते थे। और ये बाद में यही प्ले भारंगम गया और बहुत बड़ी स्वीकृति मिली। अनुपम खेर ने साइन करके वो एक ट्रॉफी देते हैं, सब लोगों को देते हैं जो लोग भारत रंग महोत्सव में आते हैं। हमको वो मिली, बड़ी शान मिली, बड़ी ताकत मिली, है ना। विभा छिब्बर तब वहां होती थी, जो चकदे के अंदर जिन्होंने रोल किया, तो वो मेरी कॉलीग भी रही है, मैंने उनके साथ काम किया। अमरदीप झा जो देहरादून की हैं, उनके साथ मैंने बहुत काम किया, जो 3 इडियट्स में थी। तो इन लोगों के साथ काम किया, इन्होंने बहुत पीठ ठोकी मेरी। उन्होंने कहा तू बिल्कुल सही चल रहा है। और उसके फिर मैंने 86 शोज करे, और एमकेपी यहाँ देहरादून का है, उसका बहुत बड़ा इवेंट करा था, तो वो भी उसके अंदर 56 लड़कियों ने काम किया था और बहुत सुंदर हुआ। तो वो एक तो पृथ्वी ने मेरे को बहुत, और कई साल किया ना मैंने पृथ्वी, तो वो गरीबी, भूखमरी, प्यास, उदासी, चेंज, होप और एनवायरनमेंट के साथ बहुत जुड़ करके मैंने काम किया। मैं सड़कों पे ले जाता था लोगों को, कागज उठाते थे, कचड़ा उठाते थे, उसको कलेक्ट करते थे, फिर गाने गाते थे। और अब तो सड़कों पर आओ सपनों के सौदागर, पेड़ कटे थे जंगल में पहुंचे मंत्री जी के घर, उनकी फाइलें खुलवाओ सपनों। तो ये बहुत जबरदस्त जी। सर, जैसे आप टेलीविजन शोज के साथ भी जुड़े हुए हैं, आपने बच्चों से जुड़े हुए शोज में आपने उनकी मेंटर की भूमिका अदा की है। तो आजकल के जो बच्चों के लिए जो ये रियलिटी शोज हैं, और जितना मतलब वाइड प्लेटफॉर्म अब मिल रहा है जो पहले नहीं हुआ करता था, तो इसका कितना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें कैलकुलेटिव देखते हैं? बच्चों को एडल्ट्स के जैसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। चिल्ड्रन आर चिल्ड्रन, दे शुड रिमेन चिल्ड्रन। मुझे मतलब बहुत ही एग्जीबिशन करके बच्चों को दिखाना मुझे तो कभी पर्सनली पसंद नहीं आया। मैंने ये शो करा ही था, मैंने 142 स्टोरीज डायरेक्ट करी, पर मैंने बच्चों के स्पेस में करी। मुझे पता है कि बच्चों को ऐसे प्रेजेंट नहीं करना चाहिए, बच्चों को ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए, रिलेशनशिप दिखे। द आइडिया ऑफ एजुकेशन इज, एक तो प्रवाह, सरस्वती, है ना। सरस्वती इमेजिनेशन का प्रवाह, कहते हैं ना, सरस सारू है ना, गुजराती में बोलते हैं। सरस, एक तो प्रवाह होना चाहिए,
दूसरा रिलेशनशिप होना चाहिए, स्कूल ऑफ कनेक्टिविटी, एजुकेशन ऑफ कनेक्टिविटी, आर्ट ऑफ कनेक्टिविटी, रिश्ते, संबंध, ये बच्चों के पहले प्रागढ़ होने चाहिए। उनका अपने आप से संबंध, उनका भोजन, उनकी सोच, उनके गीत। अब वो बच्चा एक जो सक्सेसफुल होता है वो तो अच्छी बात है, और जो 600 बच्चे जो नहीं होते सक्सेसफुल, उनके अंदर हीन भावना आती है। कहते देखा वो तो पहुंच गया, तू रह गया। अरे वो पहुंच गया, उसको पहुंचना था, मैं इधर को जा रहा हूं। तो वो बच्चों की व्यक्तिगत डेवलपमेंट के लिए आर्ट को यूज करना चाहिए, ना कि एक भीड़ के अंदर उन्हें पुश करना चाहिए। रेस में नहीं डालना चाहिए। सी कंपटीशन व्हाट इज नॉट अ गुड आइडिया। कहते हैं बिना कंपटीशन के ग्रोथ नहीं है। आपकी बॉडी में हजारों सेल्स हैं, अभी मेरे सेल्स हैं, है ना, तो ये सेल्स आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। इतने पेड़ जंगल हो रहे हैं, आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, ग्रोथ हो रही है। कंपटीशन नहीं, कोऑपरेशन, समन्वय, है ना, करुणा, साथ, एक साथ काम करना, एक साथ मिलकर काम करना। रंगमंच का काम है लोगों को रिश्ते पक्के करने, देश के रिश्ते पक्के करने, पड़ोसी देशों के रिश्ते पक्के करने। ये बच्चों के अंदर सिखाना चाहिए, और बच्चों को इस तरफ पुश नहीं करना चाहिए, वो अपने आप जाएं। भागने की जरूरत नहीं है। भगवान ने सबको सबके हिस्से की जमीन, सबके हिस्से का आसमान देकर भेजा है, तो सबके लिए है। बहुत अच्छा। हाँ जी। जैसे अभी हम बात उत्तराखंड के उसमें करें कि अब जैसे अभी देखा हमने ये जो रियलिटी शोज हैं और ये हैं, तो आजकल इनकी वजह से जो उत्तराखंड की बहुत सारी प्रतिभाएं सर सामने आ रही हैं, शोज में विनर्स हो रहे हैं, जीत रहे हैं। ये तो ये सब देख करके आपको अपनी जर्नी और इनकी जर्नी में क्या लगता है कि ये कितना इनके लिए फ्रूटफुल रहेगा आगे? नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि जो बच्चे नेचुरली, अच्छा मैं एक बार छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक शो के अंदर मैंने देखा कि बच्चे की मां रोने लग गई, तो पीछे से मैसेज आया कि मां रो रही है, क्लोज लाओ, क्लोज, कैमरा उधर चला गया। फिर वो कुछ शॉट गड़बड़ हो गई, तो मां को कहते एक बार और रो। तो एक बार कैसे और रो, वो तो मोमेंट था, अभी मैं रोया था अभी 1 सेकंड पहले आपसे, तो आपको दोबारा रो, वो हमारा शॉट नहीं अच्छा है। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसी चीजें करते हैं तो कहीं ना बच्चों को लगता है सब झूठ है। बच्चों को सच्चाई की तरफ लेके जाना चाहिए। हो गया जो शॉट आया नहीं आया, तो कुछ टेक्निकली हमको इंप्रूव करना चाहिए। बच्चों को पब्लिक तक पहुंचाना जरूरी है, पर उन बच्चों को जो नेचुरली वहां जाना चाहते हैं जबरदस्ती नहीं लेके जाना चाहिए। माँ बाप ना पुश करें बच्चों को, बच्चा खुद जा रहा है तो पीछे पीछे चलें। आपने देखा है कि, मतलब बहुत खराब एग्जाम्पल दे रहा हूं पर बढ़िया एग्जाम्पल है, कुत्ता चेन में है, आप लेके जा रही हैं घूमने, कुत्ता खुद जाना चाह रहा है कहीं, आप इधर को घसीट रहे हो, वो ठीक नहीं है। तो बच्चे के जिधर प्रवाह है उसका, उस प्रवाह के साथ माँ बाप को समझना चाहिए, जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कंपीट भी करना चाहे तो वहां जाकर कंपीट, अच्छी बात है, पर जबरदस्ती कंपटीशन ना कराएं। निर्बाध गति होनी चाहिए। हाँ। जहां वो बहना चाहता है, जैसे नदियां बहती हैं वैसे, बिल्कुल जैसे नदी बहे, जैसे तारे चमके। जी। आलोक उल्फत आज एक अच्छा जाना पहचाना नाम है। आलोक उल्फत, क्या अपनी जिंदगी से अब संतुष्ट हैं, या आप जिस तरह के सीकर हैं कि हमेशा आपकी निगाहें जो हैं वो कुछ नया ढूंढती रहती हैं, तो अब इससे आगे और क्या देखते हैं? अच्छा, पहली बात तो संतुष्ट असंतुष्ट से तो बियॉन्ड हो गई अभी बात। सिर्फ ये है कि मैं 16 घंटे काम करता हूँ, मैं बहुत कम, मैं सोने की सोचता नहीं, लटकने की नहीं सोचता, आराम की नहीं सोचता, मैं सोचता हूँ करता रहूँ कुछ, और मैं दिखूं। मेरा एक दोस्त कहता है यार तू रंगमंच करता है तो दिखता तो है नहीं। तो मैंने कहा यार मैंने अभी शो किया है गुज्जरों के लिए राजा जी नेशनल पार्क में, 200 मोमबत्तियां जला के। कह रहा उससे क्या हो जाएगा? मैंने कहा जो 60 गुज्जर देख रहे थे उनसे पूछ लो। कह रहा तू 40 लोग बंबई से लाया और शो कर रहा है राजा जी नेशनल पार्क में। मैं टिबेटन मॉनेस्ट्रीज में शो करता हूँ, मैं यहाँ पे नवोदय स्कूल है वहाँ शो कर रहा हूँ, मैं वुडस्टॉक में चला जाता हूँ, डून स्कूल वेलम्स में भी करता हूँ शो, सरकारी स्कूलों में करता हूँ। मैंने कम से कम आपको क्या बताऊं, मतलब नंबर 50,000 लोग तो मेरे स्टूडेंट्स रह चुके होंगे अब तक। और इतने, और ये सब पूरी यात्रा करने के बाद मैं एक ही चीज समझता हूं यार अभी बहुत कुछ किया तो कितना बाकी है, बाकी को पूरा करना है, मत रुको के आगे बढ़ना है। कि क्या तुमने पूछा कि क्या कर रहा हूं, खताकार हूं मैं, खता कर रहा हूं, जो ना रवा है उन्हें रवा कर रहा हूं, कि क्या तुमने पूछा। अब तुमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली है कि यार मैं कुछ करूंगा, तो मैं बहुत घमंड है। तो पहली बात तो मेरी कोई पहचान ऐसी मैं मानता नहीं कि है, क्योंकि मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत बेहतरीन और बहुत सुंदर काम करते हैं, उनको नमन है। ये आपका बड़प्पन है सर कि आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप तो क्या हैं। सर आज आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी आपने बिल्कुल बिल्कुल बेबाकी से अपनी बातें कही और बहुत मस्त होकर के, थोड़े भावुक होकर के, हमें बहुत अच्छा लगा सर। और मुझे उम्मीद है दर्शकों को भी ये खास मुलाकात बहुत पसंद आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। बस मैं यही
चाहता हूँ कि वो जो सेंटर उत्तराखंड में हम बनाना चाहते हैं उसमें सब लोग शामिल हो जाएं। वो सबसे बड़ा हवन है, रंग हवन। चलिए, आपकी दुआ कबूल हो सर। आज इस खास मुलाकात में बस इतना ही। फिर कभी आपसे दोबारा भेंट होगी। नमस्कार।